Okay, today in this lecture we'll discuss about the armature commutation, not the reaction, commutation. Commutation in DC machine. Commutation in DC machine. One is the armature reaction, and due to the armature reaction there is a sparking. Sparking it takes place in a coil which is going through the short circuiting. आपको पता होगा कि जब भी कोई कोयल इंटरपोलर रीजन में से पास होती है तो वो एक फ्लक्स से दूसरे फ्लक्स में जाती है. मीन्स ये जैसे एक पोल है, एन पोल है और ये एस पोल है और ये रोटर है, मीन्स आर्मेचर है. आर्मेचर में कंडक्टर जुड़े हुए हैं. आर्मेचर कंडक्टर भी आर्मेचर कोइल्स होती हैं. ये इंटरपोलर रीजन है, ये इंटरपोलर रीजन है और इंटरपोलर रीजन में जनरली ब्रशेस जुड़े हुए थे और ब्रश से कोयल जो है वो शॉर्टेड होती है. तो जब भी वो कोयल कम्यूटेटिंग सेगमेंट से जुड़ी हुई होती है या इंटरपोलर रीजन में निकली हुई होती है तो एक फ्लक्स से दूसरे फ्लक्स में जाती है तो उसकी पोलरिटी में चेंज होता है. एक फ्लक्स से दूसरे फ्लक्स में जाती है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में क्रॉस करती है. ये ऐसे रोटेट करे तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो एक टाइप की पोलरिटी से दूसरे टाइप की पोलरिटी में जाते हैं, क्रॉस करते हैं, ऐसे रोटेट करेगी तो उसमें रिएक्शन होता है और स्पार्किंग होती है ब्रशेस पे. उस स्पार्किंग को कम करना है और उस कोयल को आप शॉर्ट सर्किट से बचाना है. उसके पोलरिटी चेंज का जो कोयल है, कोयल में सेल्फ इंडक्टेंस होता है और इंडक्टेंस की वजह से वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट का अपोज करती है. जो कम्यूटेटिंग कोयल होती है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन को क्रॉस करती है. तो जो भी कोयल जो होती है इंटरपोलर रीजन में क्रॉस करती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, करंट की डायरेक्शन में अल्टरेशन आता है, चेंज आता है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. उसका वो कोयल अपोज करती है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से और उस अपोजिशन की वजह से ब्रशेस पे स्पार्किंग होती है. इसको कम करने के जो प्रोसेस होता है उसको कम्यूटेशन कहते हैं. करंट को चॉपिंग करना होता है. करंट को जो शॉर्ट सर्किटिंग की जो करंट होती है, जो कोयल शॉर्ट सर्किटिंग में जाती है, ब्रश की हेल्प से शॉर्ट सर्किटिंग होती है जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, उसको कम करना होता है जिससे स्पार्क कम की जा सकती है ब्रशेस के ऊपर. इंटरपोलर रीजन में से जो कोयल पास हो रही होती है उसको कम्यूटेशन कहते हैं. ये कम्यूटेशन जो 2-3 टाइप से किया जा सकता है. ये तो ब्रशेस पे रेजिस्टेंस लगा के जो है किया जा सकता है. इसको अपन लेटर ऑन हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे. आप इस पूरे लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो ये कम्यूटेशन होता कैसे है. ये कोयल जो है कम्यूटेटिंग प्रोसेस में जो जाती है तो वो इंटरपोलर रीजन में जब क्रॉस करती है तो उसमें करंट की डायरेक्शन में चेंज कैसे होता है ये आप समझते हैं. कितना इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसके बराबर यदि वोल्टेज दूसरी वजह से फ्लक्स में चेंज की वजह से प्रोड्यूस कर दें. जो इंड्यूस ईएमएफ होता है कोयल में करंट डायरेक्शन चेंज किया है डी.आई.बाई.डी.टी की वजह से, डी.आई.बाई.डी.टी की वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है. वो डी.आई.बाई.डी.टी की वजह से, डी.आई.बाई.डी.टी की वजह से, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है. और इतना ही वोल्टेज यदि अपन डी.फाई.बाई.डी.टी की वजह से प्रोड्यूस कर दें और दोनों यदि बराबर हो जाए तो ये कम्यूटेटिंग कोयल को ये वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है फ्लक्स में चेंज करके अपन वोल्टेज प्रोड्यूस कर दें और वो दोनों वोल्टेज एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इसको ईएमएफ कम्यूटेशन बोलते हैं. ईएमएफ कम्यूटेशन मतलब वोल्टेज से बैलेंस कर दिया है, ये अपोजिट टाइप का वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया है. जो सेल्फ इंडक्टेंस से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसका अपोजिट वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया है. मीन्स उस कोयल को नेक्स्ट टाइप की पोलरिटी दे दी है, नेक्स्ट टाइप का फ्लक्स दे दिया है. जो फ्लक्स ये होना चाहिए उसको फ्लक्स दूसरा दे दिया है तो उसकी वजह से वहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस ये होना चाहिए उसको अपोजिट वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया है. तो ऐसे करके अपन वोल्टेज उसमें जो है अपोजिट प्रोड्यूस कर देते हैं. जो सेल्फ इंडक्टेंस का वोल्टेज होता है तो उसको वो कंपनसेट कर देता है. तो ये कंपनसेटेड वाइंडिंग नहीं होती, ये इंटरपोलर में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करने होता है. इंटरपोलर रीजन में ये लगाना होता है क्योंकि कम्यूटेटिंग कोयल इंटरपोलर रीजन में जब क्रॉस करती है तो ही ये प्रॉब्लम आती है.
तो एक तो ईएमएफ कम्यूटेशन होता है, दूसरा जो है वो ये जो है कम्यूटेटिंग सेगमेंट में जो कॉइल पास होती है, जो कम्यूटेटर सेगमेंट में जो होता है तो ही ये स्पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। मीन जो कॉइल कम्यूटेटिंग सेगमेंट एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जब जाता है ब्रश, तो दोनों सेगमेंट को शॉर्ट करता है, तो कॉइल भी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि कॉइल हर सेगमेंट के बीच में कॉइल जुड़ी हुई होती है। तो ब्रश एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को क्रॉस करता है। कैसे? ये कॉइल है, ये कम्यूटेटिंग एक सेगमेंट है, ये कम्यूटेटिंग दूसरा सेगमेंट है, ये कॉइल है, ये कम्यूटेटिंग सेगमेंट है। तो जो ब्रश एक से दूसरे को क्रॉस करता है, ये ब्रश है, और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो एक कंडीशन में ये दोनों के बीच में होता है, फिर आगे चला जाता है, फिर एक के ऊपर होता है, फिर दोनों के बीच में होता है। तो जब ब्रश दोनों के बीच में होता है तो ये कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है ऐसे, और इसमें करंट फ्लो होने लग जाती है, जिसको शॉर्ट सर्किटिंग करंट बोलते हैं। ये शॉर्ट सर्किट होगी और इसमें करंट फ्लो होने लग जाती है शॉर्ट सर्किटिंग ब्रशेस के थ्रू। अदरवाइज तो क्या होता है कि इसमें ब्रश के और कॉइल के बीच में एक इंसुलेशन लेयर होता है, दोनों कम्यूटेटिंग सेगमेंट के बीच में एक इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन है जो करंट को फ्लो नहीं होने देता, लेकिन ब्रश शॉर्ट कर देता है इसको, और उसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाती है। तो इस करंट को कम करने के लिए रेजिस्टेंस डालना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन यदि रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें ब्रशेस के इस टॉप पे, तो ये स्पार्किंग कम हो सकती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट का कलेक्शन जो करते हैं अपन कॉइल को, नॉर्मल जब ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर होता है तो करंट का कलेक्शन करने के काम आता है ब्रश, तो करंट के कलेक्शन करने में अपन को प्रॉब्लम होगी। तो दोनों ये बातों को अपन को एड्रेस करना पड़ेगा कि करंट का कलेक्शन भी प्रॉपर रहे और स्पार्किंग भी कम से कम हो। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इसको रेजिस्टेंस कम्यूटेशन कहते हैं। तीसरा क्या होता है? इक्वलाइजिंग रिंग होती है। ये दो अलग अलग ब्रशेस की पोजीशन होती है, क्योंकि जो है ये जब मशीन लैप वाइंडिंग होती है तो उसमें अलग अलग जो है वो पोल पोजीशन पे अलग अलग पोल पे अलग अलग ब्रश लगे होते हैं। 4 पोल होते हैं तो 4 ब्रश होते हैं, 6 पोल होते हैं तो 6 ब्रश होते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग में केवल 2 ही ब्रश होते हैं, कितने भी पोल हो। तो लैप वाइंडिंग में खास तौर से अलग अलग पोल से अलग अलग वोल्टेज पैदा होते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज पैदा होते हैं क्योंकि अनसिमेट्री ऑफ फ्लक्स हो सकती है, तो दोनों में शॉर्ट सर्किटिंग या सर्कुलेटिंग करंट सेटअप हो जाती है। तो सर्कुलेटिंग करंट को कम करना होता है, तो रिंग को अलग अलग पोजीशन पे कोइल्स को ऊपर से बैक से कनेक्शन कर देते हैं, उसको इक्वलाइजिंग रिंग कहते हैं। तो वोल्टेज को बराबर कर देती है और शॉर्ट सर्किटिंग या सर्कुलेटिंग करंट्स को कम करती है, उससे स्पार्किंग भी कम हो जाता है ब्रशेस के एंड पे। तो ऐसे करके अपन इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। तो डीसी मशीन में 2 प्रॉब्लम्स होती है, एक होता है आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा होता है कम्यूटेशन। तो अभी इस टॉपिक में अपन कम्यूटेशंस की स्टडी करने वाले हैं। मैं शीशरा मौला पिछले 23 ईयर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स को डिफरेंट सब्जेक्ट में ट्रेन कर रहा हूँ कैरियर अपलिफ्टमेंट के लिए, और बेसिक हार्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को और मशीन्स को समझने के लिए आप भी मेरे लेक्चर से बहुत बहुत बेनिफिटेड होंगे, और इसको समझने के बाद आपको मशीन्स का बेसिक समझने में आने लग जाएगा। डेफिनेटली विल एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, कम्यूटेशन ये होता कैसे है और कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस की जाती है। तो ये कोयल्स होती हैं, और कोयल जो है, जैसे मैं वाइंडिंग करने की बात करूं तो वाइंडिंग अपन ऐसे करते हैं कि ये जो कोयल्स होती है, ये वाइंडिंग वाले लेक्चर में आप दोबारा से जो है स्टडी कर सकते हैं कि जैसे पहला कंडक्टर है, तीसरा कंडक्टर है, 5वां कंडक्टर है, 7वां कंडक्टर है, 9वां कंडक्टर है, 11वां कंडक्टर है। तो अपन वाइंडिंग करते हैं, पहले कंडक्टर को 10वें या 8वें 9वें 10वें कंडक्टर से जोड़ देते हैं, इसको वापस ले जाके तीसरे कंडक्टर से जोड़ते हैं। तो ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है, ये दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है, दोनों के बीच में इंसुलेशन लेयर होता है, दोनों के बीच में इंसुलेशन लेयर होता है, राइट। फिर तीसरे कंडक्टर को वापस इधर ले जाके 12वें कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, 12वें कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, 12वें को वापस लाके 5वें कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, और इन दोनों के बीच में भी एक कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, और इन दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कोई इंसुलेशन लेयर होता है, ये, राइट। और नेक्स्ट ऐसे ही 5वें कंडक्टर को फिर आगे जाके और 11, 13 और 14वें कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, और 14वें कंडक्टर को वापस ले के 7वें कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, और इन दोनों के बीच में भी कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, और 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में एक इंसुलेशन लेयर होता है, राइट। तो ये कोयल होगी एक तरह से।
ये एक कोयल बन गई, ये दूसरी कोयल बन गई, ये तीसरी कोयल बन गई, तो ये कोयल बनती चली जाती ऐसे 1 2 3। मीन्स कंडक्टर चलता है, यहां से कंडक्टर जब स्टार्ट होता है तो ये कंडक्टर लौट के और यहां आ जाता है, तो 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कोयल जुड़ी हुई है। दूसरा कंडक्टर जो है, दूसरा आप दोबारा देखते हैं तो यहां से कंडक्टर स्टार्ट होता है और ये ऐसे घूम के और वापस यहाँ पे आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में कोयल जुड़ी हुई है, राइट। तो ऐसे करके 2 कंडक्टर्स जो है, 2 अलग अलग कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कोयल जुड़ी हुई होती है। कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझा सकते हैं कि ये कोयल है और एक कोयल इस कम्यूटेटर सेगमेंट में जुड़ी हुई है, दूसरी कोयल इस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई है, तीसरी कोयल इस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई है, चौथी कोयल इस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई है, पांचवी कोयल इस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई है। तो हर एक कोयल ये कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई है, ओके। और हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या लगा रखा है, इंसुलेशन। ये वाइंडिंग क्लोज होती है, दोनों साइड में ये जो है ऐसे करके वापस जुड़ जाती है एक दूसरे से, ऐसे वाइंडिंग होती है, राइट। यू अंडरस्टैंड द थिंग कि यहाँ से डीसी मशीन में वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग में एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कोयल जुड़ी हुई होती है और 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में एक इंसुलेशन लेयर होता है, ये इंसुलेशन लेयर होती है, ये इंसुलेशन लेयर होती है, इंसुलेशन लेयर होती है, इंसुलेशन लेयर होती है। इंसुलेशन लेयर की थिकनेस मिनिमम पॉसिबल के बराबर रखते हैं अपन, इंसुलेशन लेयर की थिकनेस कम से कम जो है रखने की कोशिश करते हैं, ओके। ओके, इसके ऊपर ये ब्रश लगा हुआ होता है, तो सबसे पहले ब्रश इस पोजीशन पे है, कम्यूटेटर सेगमेंट 1, कम्यूटेटर 2, कम्यूटेटर 3, कम्यूटेटर 4, कम्यूटेटर 5। ये आपके डिफरेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, कम्यूटेटर सेगमेंट 1 2 3 4 5। अब ये कम्यूटेटर ब्रश है वो इस पोजीशन पे है, ये ब्रश से वायर आता है, इधर से करंट आई आता है, इधर से करंट आता है, दोनों करंट ट्वाइस ऑफ आई करंट कोयल का करंट है, ट्वाइस ऑफ आईसी करंट इधर से जाएगा, ट्वाइस ऑफ आईसी करंट इधर से जाएगा, ओके। थोड़ी देर बाद में ब्रश शिफ्ट होता है और ब्रश जो है वो यहां आ जाता है, यहां आ जाता है ब्रश शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि कम्यूटेटर मैकेनिकल पार्ट है, मूविंग पार्ट, ब्रश स्टेशनरी है, तो कम्यूटेटर आगे निकल जाता है, नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश के ऊपर आ जाता है, फिर नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश पे आ जाता है, ऐसे। ये ब्रश है, पहला कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश के ऊपर है, फिर ये दूसरा आ गया कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश पे, फिर ये निकल रहा है, ये तीसरा आ गया कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश पे, ये चौथा कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश पे आ गया, ये पहला कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश पे, ये दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश पे, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे रोटेट करता रहता है और नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश पे आ जाता है। तो एक कंडीशन में अभी ये ब्रश जो है वो पूरा एक कम्यूटेटर सेगमेंट एक पे है, थोड़ी देर बाद में ये दोनों के बीच में आ गया है, दोनों के बीच में आ गया है, थोड़ी देर बाद में ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, थोड़ी देर बाद में इन दोनों के बीच में आ गया है, फिर इसके नेक्स्ट के ऊपर पूरी तरह शिफ्ट हो गया है, फिर दोनों के बीच में आ गया है, फिर नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट हो गया है, ओके। तो ये दोनों के बीच में आ गया। जब दोनों के बीच में आता है तो यहां से आने वाला करंट भी आई और इधर से आने वाला करंट आई, ये इधर से आई जाएगा, ये इधर से आई जाएगा और दोनों के बीच में होगा तो आई इधर से आ जाएगा, आई इधर से आ जाएगा और ट्वाइस ऑफ आई करंट है जो बाहर के लोड सर्किट में चलता रहेगा। लेकिन ये कोयल शॉर्ट सर्किट होगी और इस कोयल के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक करंट सेटअप होता है, वो कोयल इस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रही थी तो इस डायरेक्शन में करंट को कैरी करेगी, तो ये सर्कुलेटिंग करंट है, तो इधर से जाने वाला करंट I प्लस आई सी सर्कुलेटिंग करंट है
और इधर जाने वाला करंट I माइनस IC होता है और नेट करंट 2I होता है। इधर करंट बढ़ गया है और इधर करंट कम हो गया है, इधर करंट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ये कॉइल इससे वोल्टेज प्रोड्यूस करती है और इस वोल्टेज की वैल्यू जो होती है, वोल्टेज जो होती है सर्कुलेटिंग कॉइल का होता है LdI/dt, LdI/dt। तो ये जो करंट की जो वैल्यू होती है, करंट क्या होता है, एकदम से अल्टर होता है, चेंज होता है। करंट कितना अल्टर होता है, पहले इस कॉइल में ऐसे करंट चल रहा था, पहले इस कॉइल में ऐसे करंट जा रहा था जब ब्रश इस पोजीशन पे था, 1 पे था। धीरे धीरे ब्रश जो है 2 पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में ब्रश क्या हो गया, ये 2 पोजीशन पे आ गया, एग्जैक्टली 2 पे आ गया, न 1 पे है न 3 पे और न बीच में है, क्या है 2 पोजीशन पे। जब ब्रश 2 पोजीशन पे होता है तो इधर से भी करंट क्या आता है, I आता है, इधर से भी करंट I आता है और दोनों के बीच में से जो करंट 2I/I आता है और वो 2I/I नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि इधर से आने वाला करंट पहले क्या था, जब पहले ब्रश इस पोजीशन पे था तो यहां से I करंट आ रहा था, यहां से I करंट आ रहा था। अब जब बीच में आता है तो इसमें से IC करंट आता है और जब इस पे आ जाता है तो I करंट इसमें आता है। इसका मतलब पहले इसमें करंट यूं था, अब इसमें करंट यूं है, तो ये करंट की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होगी। इसका मतलब इसको ऐसे समझा सकते हैं कि प्लस पहले करंट I, इसमें I करंट था, ये I करंट था, पॉजिटिव था, और अब ये जो करंट है वो I पॉजिटिव की बजाय वापस नेगेटिव की तरफ जा रहा है और थोड़ी देर बाद में ये करंट माइनस I हो जाता है। थोड़ी देर बाद में ये करंट जो है वो माइनस I हो जाता है, माइनस I। तो ये करंट में जो चेंज होता है वो 2I/I और इस करंट टाइम जो लगता है वो TC लगता है, TC कम्यूटेटिंग टाइम। तो ये हो गया इंड्यूस वोल्टेज। इस इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू होगी L, करंट में चेंज हो गया 2I/I, 2I/I, I पहले पॉजिटिव था, माइनस हो गया तो चेंज इन करंट 2I/I हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन TC। तो ये इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू है, इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू है L 2I/I डिवाइडेड बाय TC, इस इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू। और इतने वोल्टेज की वजह से करंट सेटअप हो जाएगा जिसकी वैल्यू सर्कुलेटिंग करंट है डिवाइडेड बाय RC, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जब ब्रश इस पोजीशन पे होगा, रेजिस्टेंस कोयल क्या होता है, कॉपर वायर की बनी होती है, तो रेजिस्टेंस कम से कम होता है, तो इसमें सर्कुलेटिंग करंट बहुत ज्यादा होगा। इस सर्कुलेटिंग करंट को कम करने के लिए ब्रश को रेजिस्टिव ब्रशेस बनाया जाता है। इस सर्कुलेटिंग करंट को कम से कम रखने के लिए ब्रशेस को रेजिस्टिव ब्रशेस बनाया जाता है। रेजिस्टिव ब्रश मींस कार्बन ब्रशेस बनाए जाते हैं जनरली, जिसपे स्पार्किंग भी कम हो और वियरेज एंड टेरेज भी नहीं हो, जो कम्यूटेटर सेगमेंट घिसे भी नहीं, इसलिए ब्रश को जनरली कार्बन ब्रश बनाया जाता है। लेकिन कार्बन भी घिसता है और पाउडर बनता है, इसलिए इसको ग्रेफाइट से बनाया जाता है। ग्रेफाइट चिकना होता है, वो पाउडर उड़ता भी नहीं है और सेल्फ लुब्रिकेशन का भी काम करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, इसलिए ब्रशेज जनरली ग्रेफाइट के ब्रशेज बनाए जाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ब्रशेज का काम दोनों काम है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना भी है और करंट का कलेक्शन करना भी है। तो करंट कलेक्शन करने के लिए वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा ही ऑफर करते हैं, तो करंट कलेक्शन कम हो पाती है, क्योंकि जब ब्रश की पोजीशन सेंटर पोजीशन में होता है तो करंट कलेक्ट करता है, जब दोनों के बीच में होता है तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए। तो करंट कलेक्शन करने के लिए क्या होगा, उसका जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस मतलब कम होनी चाहिए, इस जो है सेंट्रल पोजीशन में वो जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कलेक्ट कर सके। तो क्या करते हैं, ब्रश को एलॉय का बना देते हैं, ग्रेफाइट में कुछ कंडक्टिंग मटेरियल एलॉय जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसका पाउडर बना देते हैं। एलॉय कंडक्टिंग मटेरियल का पाउडर ग्रेफाइट के पाउडर के साथ मिक्स करके और ब्रशेस बना देते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कुछ रेजिस्टेंस भी आ जाता है, सेल्फ लुब्रिकेशन भी आ जाता है। तो ये सारे जो है वो मैकेनिज्म लगा के अपन ब्रशेस को बनाते हैं, जिससे ये ब्रश बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें और अपनी जो है दोनों चीज़ों को फुलफिल करें। जब ब्रशेस इंटरमीडिएट रीजन में होता है, दोनों कम्यूटेटर के बीच में होता है, तो रेजिस्टेंस ऊपर करे, और बीच में होता है तो करंट का अच्छा कलेक्शन करे। इस तरीके से अपन ब्रशेस को डिजाइन करते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से अपने काम में आ सके। ओके, तो ऐसे अपन ब्रश को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं।
बात करता हूँ। तो ऐसे अपन ब्रशेस को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रशेस अच्छी तरह से काम कर सके अपने। ओके, तो ये ब्रशेस है। ब्रशेस जनरली कार्बन ग्रेफाइट के ब्रशेस बने होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के ब्रशेस बने होते हैं जो बेहतरीन तरीके से जो है काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मेंटेन करना है और जब इंटरपोलर रीजन में होते हैं तो उनको रेजिस्टेंस भी ओवर करना है। तो इतना जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, इस वोल्टेज को अपन कंपनसेट करेंगे या अपन हाई रेजिस्टेंस ओवर करेंगे जिससे सर्कुलेटिंग करंट कम से कम हो। तो सर्कुलेटिंग करंट ही जो यहाँ पे स्पार्किंग और हीट प्रोड्यूस करती है रेजिस्टेंस के ऊपर, ब्रशेस के ऊपर स्पार्क प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो स्पार्किंग की वजह से जो करंट होगा वो कम से कम होगा। ओके, तो ये तो एक मेथड है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को आप और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। दोबारा से इस कम्यूटेटिंग करंट को समझेंगे, कम्यूटेटिंग करंट होती कैसे है और ये सर्कुलेटिंग करंट कैसे सेटअप होती है। तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। ये कोयल होती है, ये कोयल है, ये कोयल के बीच में ये कोयल का कनेक्शंस होते हैं और कनेक्शंस में ये कम्यूटेटर्स जुड़े होते हैं। सबसे पहले जो कोयल में यहाँ पे ब्रश है, ये ब्रश है, तो इधर से करंट आई आता है, इधर से भी करंट आई आता है, ये ट्वाइस ऑफ आई इधर से करंट आ जाता है ट्वाइस। थोड़ी देर बाद में कोयल यहाँ है, इधर से करंट आई आ रहा है, कम्यूटेटर सेगमेंट ये है, ब्रश इन दोनों के बीच में पहुंच गया है, ब्रश इन दोनों के बीच में आ गया है। तो ब्रश इन दोनों के बीच में आ गया है तो यहां से करंट आएगा और यहां से भी करंट आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में होने की वजह से जब कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, वोल्टेज प्रोड्यूस करने की वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट सेटअप होगा। उस सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू ऐसे होगी, तो इधर से आने वाला करंट I प्लस IC और इधर से जाने वाला करंट I माइनस IC और टोटल नेट करंट ट्वाइस ऑफ I। तो यहाँ से ब्रश में से जो लोड करंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन सर्कुलेटिंग करंट की वजह से ये सर्कुलेटिंग करंट जो जाती है वो यूं जाती है और उसकी वजह से यहाँ स्पार्किंग होती है। थोड़ी देर बाद में देखेंगे, थोड़ी सी देर बाद में देखेंगे थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि ब्रश पूरी तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 2 पे शिफ्ट हो गया है। ब्रश पूरी तरह से कम्यूटेटर नंबर 2 पे शिफ्ट हो गया है। फिर भी यदि ये कोयल कम्यूटेट नहीं हुई है और इसमें यूं ही करंट फ्लो हो रहा है तो ये स्पार्क होता है, ये स्पार्क होता है और ये करंट जंप करती है। तो यहां से जो करंट आता है वो IC आता है और इधर से जो करंट आता है वो ट्वाइस ऑफ IC माइनस IC, ट्वाइस ऑफ I माइनस IC। और जो कम्यूटेशन फिनोमेना है वो स्मूथ कम्यूटेशन होना चाहिए था। IC करंट जो है वो पहले I करंट आ रही थी, अब ये करंट है माइनस I करंट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी, माइनस I करंट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी और इस करंट को कन्वर्ट होने में जो टाइम लगना चाहिए था वो कम्यूटेटिंग टाइम के बराबर टाइम लगना चाहिए था, TC कम्यूटेटिंग टाइम। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, बीच में ये कम्यूटेटिंग करंट बंद हो जानी चाहिए थी, मतलब जब ये इस पोजीशन पे आता है तो कम्यूटेटिंग करंट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये रियल में कम्यूटेशन ऐसे होता है, ऐसे जब ब्रश शिफ्ट हो जाता है तो भी ये करंट बनी रहती है, मीन्स ये मिड पॉइंट में करंट जीरो नहीं होती है। तो इसमें इसको बोलते हैं नॉन लीनियर कम्यूटेशन। नॉन लीनियर कम्यूटेशन, और इस नॉन लीनियर कम्यूटेशन की वजह से स्पार्किंग बढ़ जाती है ब्रश के पीछे वाले एंड पे, ट्रैलिंग एंड पे।
और ट्रेलिंग एंड पे स्पार्किंग रहती है और यदि स्पीड बेटर रहती है मशीन की और लोड ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं आपके, और इसके ऊपर आपका ब्रश जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये मशीन यूं रोटेट कर रही है तो ब्रश के पीछे वाले एंड पे स्पार्क रहता है और ये स्पार्क फैलता फैलता स्पार्क की पूंछ बनती चली जाती है। दूसरा ब्रश आपका यहाँ होता है, दूसरा ब्रश यहाँ होता है, इसकी भी स्पार्क होती है और स्पार्क की एक पूंछ बनती चली जाती है, पीछे वाले एंड पे स्पार्किंग होती है, पूंछ पे आग लगी रहती है और स्पार्क की ये पूंछ जो बढ़ती चली जाती है यदि लोड ज़्यादा होता है। और ये पूंछ जो है थोड़ी देर बाद में यदि ये और लोड बढ़ता है तो ये पूंछ की लंबाई बढ़ती चली जाती है, और लोड बढ़ता है तो पूंछ की लंबाई बढ़ती चली जाती है, और लोड बढ़ता है तो पूंछ की लंबाई बढ़ती चली जाती है, और लोड बढ़ेगा तो पूंछ मीन्स ये आयनाइजेशन हो जाता है ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, और आइंस जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ये फ्री हो जाते हैं और फाइनल कंडीशन में ये पूंछ जो है ना इस ब्रश तक वापस पहुंच जाती है तो फ्लैश ओवर आ जाता है, स्पार्क हो जाता है, फ्लैश ओवर आ जाता है कम्यूटेटिंग सेगमेंट्स के ऊपर, कम्यूटेटर फेल हो जाता है सप्लाई करने में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। दूसरे भी इस स्पार्किंग से लॉसेस होते हैं, तो इस टाइप के कम्यूटेशन प्रॉब्लम से बचने के लिए या एंड पे स्पार्किंग कम करने के लिए क्या करते हैं कि अपने पास मेथड है कि इस कोयल जो शॉर्ट सर्किट हो रही है, जो कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू जा रही है, जो कोयल, ये कोयल है यहाँ पे कम्यूटेशन जा रही है, ब्रश इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आता है, तो ये कोयल है कम्यूटेटिंग कोयल है, इस कोयल को कम्यूटेटिंग कोयल बोलते हैं। ये कोयल कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू जा रही है, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होता है, इस इंड्यूस ईएमएफ को बैलेंस करना होता है, इस इंड्यूस ईएमएफ को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के जो मैकेनिज्म है क्या है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मैंने बताया, दूसरा जो कम्यूटेशन होता है वो ईएमएफ कम्यूटेशन होता है, वोल्टेज कम्यूटेशन होता है। वोल्टेज कम्यूटेशन में इस पे उल्टी डायरेक्शन में एक वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाए, उस वोल्टेज की वैल्यू उतनी हो जितना ये वोल्टेज हो रहा है, ऐसे एक वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाए, उस वोल्टेज की वैल्यू उतनी हो जितना पहले से जो वोल्टेज जो है ये है, तो यह वोल्टेज जो पहले वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है वो LdI/dt, और दूसरा जो वोल्टेज है उसको कम्यूटेटिंग वोल्टेज कहते हैं, वो होता है d∅/dt, फ्लक्स में चेंज। तो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन का, इंटरपोलर में वो फ्लक्स होता नहीं है तो फ्लक्स को वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंटरपोलर रीजन में पोल लगाना पड़ेगा, वो भी अपोजिट नेचर का लगाना पड़ेगा जिससे फ्लक्स में वेरिएशन आए। यदि सेम नेचर का इधर से कोयल आ रही है वही फ्लक्स आगे लगा देंगे तो फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एन पोल के नीचे से कोयल आ रही है तो वहां पे एन पोल नहीं लगा सकते, अदरवाइज तो फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन में तो वोल्टेज नहीं पैदा होगा। तो एन पोल के नीचे से कोयल होती हुई आ रही है तो वहां पे एस पोल लगाना पड़ेगा और बहुत फास्ट लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत छोटे से रीजन में एक एस पोल लगाना पड़ेगा, तो बहुत ही छोटा एस पोल लगाना पड़ेगा। मींस अपन इस टाइप में इंटरपोल लगाते हैं, जैसे ये एक रोटर है, आर्मेचर है, यहां पे एक पोल लगा हुआ है, यहाँ दूसरा पोल लगा हुआ है, यहाँ तीसरा पोल लगा हुआ है, यहाँ चौथा पोल लगा हुआ है, ये 4 पोल की मशीन है, 4 पोल की मशीन है। एक पोल लगा हुआ है, यहाँ ये दूसरा पोल लगा हुआ है, या ये तीसरा पोल लगा हुआ है, या ये चौथा पोल लगा हुआ है, ये 4 पोल की मशीन है। तो इसके बीच में ये इंटरपोलर रीजन है, जो कम्यूटेटिंग कॉइल होती है वो इंटरपोलर रीजन में से पास होती है। इंटरपोलर रीजन में शार्प जो पोल लगा देते हैं, तीखे पोल, नैरो पोल लगा देते हैं, इसको इंटरपोल भी कहते हैं, इसको इंटरपोल कहते हैं, नैरो पोल लगा देते हैं। नैरो मतलब एकदम से सडन आपको फ्लक्स में वेरिएशन लाना होता है, जैसे कोयल इस रीजन में आए एकदम से फ्लक्स में वेरिएशन आए, उसकी वजह से इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हो, और उस इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू लोड करंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये लोड करंट कितना होता है, इस लोड करंट की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसकी जो वैल्यू होती है ये होती है L × 2I/I/TC। TC कम्यूटेटिंग टाइम होता है और TC कम्यूटेटिंग टाइम इस एक कम्यूटेटर सेगमेंट से दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में ब्रश को शिफ्ट होने में जितना टाइम लगता है उसको कम्यूटेटिंग टाइम कहते हैं। तो इसकी वैल्यू यहां से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, और उतना ही कितना टाइम लगता है
L इंटू ट्वाइस ऑफ आई, करंट में डबल चेंज होता है, अपॉन टीसी। टीसी इज द टाइम ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन टाइम मतलब ब्रश के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जितना भी इसको शिफ्ट होने में टाइम लगता है, वो कैसे आएगा कि एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है और जितने कम्यूटेटर सेगमेंट है उसका भाग दे दो, तो एक कम्यूटेटर से दूसरे कम्यूटेटर में जो है पर कम्यूटेटर जो है टाइम आ गया, तो एक से दूसरे में शिफ्ट होने में वो टाइम आ गया, तो उसको कम्यूटेटिंग टाइम कहते हैं। और इस वैल्यू को यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, तो इतना ही वोल्टेज अपन को यहाँ पे करना पड़ता है डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई जो है इंटरपोल का फ्लक्स है डी फाई, तो चेंज इन फ्लक्स होता है। तो इतना अपन फ्लक्स वहां स्टैब्लिश कर देते हैं, इंटरपोलर में पोल्स लगा देते हैं, पोल लगाने की वजह से एक फ्लक्स पैदा होता है, फ्लक्स अपोजिट नेचर का होता है। ये इंटरपोल, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो इंटरपोल जो होंगे, यदि मशीन यूं रोटेट कर रही है तो ये एन पोल है तो ये एस पोल होगा, ये एस पोल है तो ये एन पोल होगा, ये एन पोल है तो ये एस पोल होगा, ये एस पोल है तो ये एन पोल होगा। मीन्स ट्रायलिंग डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रही है तो इसकी नेचर नेक्स्ट आने वाले पोल जैसी होती है, मतलब पहले ही वैसे नेचर का पोल बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि कोयल पहले ही फ्लक्स में चेंज कर लेती है, तो पहले ही उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होने लग जाती है, जिससे उसका जो आने वाला जो रिएक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ब्रश की वजह से, कम्यूटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंटरपोल जो है उसको एडजस्ट कर देता है। तो इंटरपोलर रीजन में लगा होता है, और ये वैसे डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को भी एड्रेस करता है। इंटरपोल जो होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को भी एड्रेस कर सकता है, लेकिन जनरली डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को तो कंपेंसेटेड वाइंडिंग से एड्रेस किया जाता है, इसको कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स के लिए ही काम में लेते हैं। तो ये था अपना कम्यूटेशन। अब अपन बात करते हैं कि एंड इक्वलाइजिंग रिंग से अपन इस प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। इक्वलाइजिंग रिंग से आपको पता होगा कि यदि 4 पोल मशीन है तो वाइंडिंग अपन ऐसे डिजाइन करते हैं, और ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट में जुड़ा होता है, ये दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है, ये तीसरे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है, ये चौथे कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा होता है, ये पांचवें कम्यूटेटर सेगमेंट में जुड़ा होता है, ये एक पोल होता है। ये कंडक्टर जो होते हैं एक पोल के अंडर में होते हैं, ये दूसरे पोल के अंडर में होते हैं, ये तीसरे पोल के अंडर में होते हैं। तो ये वाला जो कनेक्शन यहां से जाएगा, अब यहां से नेक्स्ट जो कनेक्शन चलेगा, ये नेक्स्ट जो कनेक्शन चलेगा वो नेक्स्ट वाले पोल में से होता हुआ आएगा, नेक्स्ट वाले में से होता हुआ आएगा। इसको यहां एक ब्रश होता है, ब्रश की एक पोजीशन यहां होती है। ब्रश जो होते हैं, जितने पोल होते हैं वो हर एन पोल पे पॉजिटिव ब्रश लगा होता है, हर एन पोल पे नेगेटिव ब्रश लगा होता है। यहाँ एक ब्रश लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा एक ब्रश लगा होता है, जो पहला कंडक्टर यहां से आया और दूसरा कंडक्टर जो है वो यहां से आ रहा है, ये दूसरा कंडक्टर, तो यहाँ दूसरा ब्रश लग गया। इन दोनों ब्रशेस को एक ही पोलरिटी होने की वजह से जोड़ देते हैं, और यहां से एक कंडक्टर आता है तो इस पे दूसरा टाइप का ब्रश लगा होता है। इस ब्रश को नेक्स्ट वाले जो पोल से आने वाले जो ब्रश होता है वो वहां से इसको जोड़ देते हैं, जो इस कंडक्टर से जो आने वाला जो होता है ब्रश उससे जोड़ देते हैं। यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकाल देते हैं। तो इन दोनों के वोल्टेज इक्वल नहीं होते। यदि ये पॉजिटिव पोलरिटी है, ये भी पॉजिटिव पोलरिटी है, तो इन दोनों के वोल्टेज बराबर न होंगे तो क्या करते हैं, ये कोयल का कनेक्शन, इस कोयल का कनेक्शन, या इसके सेकंड वाली कोयल का कनेक्शन, इसके सेकंड वाली कोयल का कनेक्शन, इसके सेकंड वाली कोयल का कनेक्शन का मतलब ये नीचे जाएगा, और यहां से इसको ऊपर अपन ले जाते हुए यहां से लेके आएंगे, तो इस कोयल का कनेक्शन इन दोनों कोयलों के कनेक्शन को ऊपर जो जोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ जो कंडक्टर है उसके कोयल का कनेक्शन इस वाले कोयल का जो कंडक्टर है, इस कोयल का कंडक्टर है, उसके कोयल के कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। इसको इक्वलाइजिंग रिंग कहते हैं। ये इक्वलाइजिंग रिंग क्या करती है कि दोनों पाथ से आने वाला करंट इक्वल नहीं होता। क्या इसको यदि ढंग से जो है दोबारा से एक्सप्लेन करें तो लैप वाइंडिंग में चार, जैसे 4 पोल की मशीन है तो 4 पैरेलल पाथ होंगे, 4 पैरेलल पाथ होंगे।
4 पैरेलल पाथ में यहाँ का वोल्टेज बराबर नहीं, तो इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इनको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। तो इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि दोनों पाथों में यदि सेम करंट या सेम वोल्टेज न होने की वजह से करंट का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे दोनों पाथ में आने वाले करंट इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने की वजह से वहाँ स्पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होती, स्पार्किंग जो एलिमिनेट हो जाती है और शॉर्ट सर्किटिंग करंट सेट नहीं होती। अदरवाइज क्या होता है कि दोनों कोयलों में करंट बराबर न होने की वजह से यदि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ गया और यहाँ वोल्टेज कम है, तो इस पाथ से करंट इधर की तरफ चलने लग जाएगा, एक पाथ दूसरे पाथ पे लोड की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए ब्रशेस के एंड्स पे इक्वलाइजिंग कनेक्शंस को अपन हेल्प लेते हैं। ये कम्यूटेशन को भी इम्प्रूव करता है और मशीन की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। एक कोयल दूसरे कोयल पे लोड की तरफ वर्क नहीं करती। डेफिनेटली आपने मेरे इस लेक्चर को, जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन, और ये बहुत एक होता है कम्यूटेशन में ब्रश की शिफ्टिंग होती है, ब्रश की शिफ्टिंग। जैसे आपने देखा होगा पिछले वाले लेक्चर में आपने पढ़ने की कोशिश की होगी कि जैसे ही आर्मेचर रिएक्शन होता है, क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्रश जो होता है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, तो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, इसको ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये एंगल थीटा डिग्री से लीडिंग डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ये रोटेशन की डायरेक्शन है और इधर ही डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाता है। तो ब्रश की पोजीशन, ब्रशेस को जो नॉर्मली मैकेनिकली यहाँ रखना चाहिए, यदि ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रखेंगे तो स्पार्क कम से कम करेगा, और ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस पे तो तब रखा जाता है जब लोड नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाती है, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ब्रश की पोजीशन 70% लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन, पहले मशीन को 70% लोड पे रोटेट करते हैं जनरेटर को, और उस पे जहां पे भी स्पार्किंग कम होगा उस पोजीशन पे ब्रशेस को शिफ्ट कर देते हैं लीडिंग डायरेक्शन में। लीडिंग मतलब करंट की डायरेक्शन में ब्रश को थोड़ा सा ठोक के शिफ्ट कर देते हैं, और 70% लोड पे जहां पे भी स्पार्किंग कम होती है ब्रश को वहां छोड़ देते हैं। आगे की तरफ थोड़ा सा ठोक के किसी थीटा एंगल डिग्री पे 5 डिग्री 60 डिग्री वो कैलकुलेट किया जा सकता है। वो मैंने मेथड बताया पिछले वाले लेक्चर में, अपन ने डिस्कस किया है। एंगल थीटा है, वहां से निकाला जा सकता है कि कितना मैकेनिकल जो है एंगल शिफ्टिंग हुई है। उस एंगल से यदि इसको ब्रश को शिफ्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे भी स्पार्किंग कम होती है। इस तरह से अपन कम्यूटेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने इस लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा और बेसिक डीसी मशीन के कम्यूटेशन से रिलेवेंट फंडामेंटल और फिनोमिना का एक्सप्लेन किया होगा। मशीन की स्पार्किंग कम करनी है, मशीन की परफॉर्मेंस बेटर करनी है, मशीन की ओवरलोडिंग कम करनी है, इंटरलोडिंग कम करनी है, तो अपन को कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ही करना होगा। इसलिए ये कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स आजकल मशीन्स को एड्रेस करना एसेंशियल फैक्टर है। आजकल सेंसर बेस्ड जो है होता है, एक स्टेपर मोटर लगी होती है, उसमें सेंसर लगा होता है और वो उसके मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को सेंस करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ब्रशेस को शिफ्ट करता रहता है। ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई है मार्केट में। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, यू विल एंजॉय अ लॉट, थैंक्स।